साथियों, आज जो मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं वो बहुत गंभीर विषय है। और इस विषय की शुरुआत या इस विषय पर जो विचार रखे हैं, जिन पर बहुत गहराई के साथ विचार विमर्श करना जरूरी है, वो है इस साल 15 अगस्त को, यानी 15 अगस्त 2026 को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दो बातें कही। एक, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बंदूक वाले नक्सल थे, माओवादी थे, वो तो खत्म हो गए, लेकिन दिमागी नक्सल इस देश में जो हैं, जो देश में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, अराजकता देश में पैदा करना चाहते हैं, उन दिमागी नक्सलों की पहचान करनी पड़ेगी, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग थलग करना पड़ेगा। और साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सिविल डिफेंस बनाने की जरूरत है, एक सिविल डिफेंस बनाई जाए। तो ये दोनों बातें जो हैं, ये बहुत गंभीर हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई, दिमागी नक्सल और सिविल डिफेंस। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है, और कल ही एक बयान आया है, कल या परसों में, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उसका जो बयान है कि एक भी व्यक्ति मरा नहीं है, एक की भी हड्डी नहीं टूटी है, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। ये जो चीजें हैं, इनके विषय में तो ये जो पहले अर्बन नक्सल कहा गया और अब इस बार दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं दिमागी नक्सल? मतलब दिमागी नक्सल का मतलब यह है कि जो व्यक्ति दिमाग से सोचता हो, समझता हो, चीजों को तरीके से एनालाइज करता हो, समाज के सामने रखता हो, जो सवाल पूछता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो चीजों को सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में, उसके बिल्कुल यथार्थ रूप में जानना चाहता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो, या कोई पत्रकार हो, राजनीतिक सोच का व्यक्ति हो, ये वो तमाम बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिसमें आप जैन अल्फा को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जिसे आप कहेंगे जैन जी, जिन्होंने अभी आंदोलन किया, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और सरकार को मजबूरन होकर इस्तीफा लेना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का। तो तमाम जैन जी जो हैं, उन सबको, सभी को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं कहा, यह केवल ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में इस बात को लेकर एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा चुका है, और वो खेल खेला हिटलर ने जर्मनी में। और ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग और इससे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोग, इनकी विचारधारा पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा है। एक जो उसकी हिटलर की विचारधारा है, घिनौनी विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, बांटने की विचारधारा है, और देखा जाए तो तमाम संसाधन लूटने की, अपने पास लूट कर रखने की विचारधारा है। अगर कोई अपने मंदिर को, अपने ईश्वर के घर को लूट सकते हैं, तो आम आदमी की क्या औकात है उनकी नजर में, क्या स्थिति है उनकी नजर में, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो हिटलर भी एक ऐसी ही सिविल डिफेंस, एक
यूं कहो कि अंदर की जो सेना है, फोर्स है, वो बनाई थी। एलआरजी करके उसका कुछ नाम था, हिटलर ने बनाई थी। और वो जो सेना थी, जो अंदर की ये जो संगठन था, वो क्या काम करता था? वो पूरे देश में घूम घूम कर ये देखता था कि हिटलर के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्या हिटलर के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहा है? क्या नाजीवाद के विरुद्ध में कहीं कोई विचारधारा पनप तो नहीं रही है? और ये सारी जानकारी लेने के बाद वो वहां जो हिटलर का एक मंत्री था, उस मंत्री को ये जानकारी दी जाती थी और वो मंत्री फिर गेस्टापो उसको ये जानकारी देता था। और फिर गेस्टापो के दस्ते जाते थे, घरों में से लोगों को पकड़ लेते थे, उठा के लाते थे। उनको कितने ही लाखों लोग गायब कर दिए गए। उनको यातना दी जाती थी, उनको यातना केंद्रों में भेजा जाता था और उसके बाद फिर गैस चैम्बर तक उनको भेज दिया जाता था, मार दिया जाता। 60 लाख से ज्यादा लोग हिटलर ने मारे। तो क्या प्रधानमंत्री का इशारा उसी तरफ है? लग तो यही रहा है, क्योंकि जो आदमी 12 साल में यह समझता था कि अब तो तू ही है, ये तेरे अलावा कुछ नहीं है, जो तूने कर दिया वो सब सही है, बाकी सारे लोग, देश के लोग गुलाम हैं। और उसे इतना अहंकार हो गया कि जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। और जब उसको जैन जी ने पूरे देश में जिस तरह से खड़ा हुआ जैन जी, और उसको एक जबरदस्त झटका दिया, तो उसके दिमाग की चूलें हिल गईं, सत्ता की चूलें नीचे तक हिल गईं। और जिसके तुरंत बाद ये 15 अगस्त आया, तो 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। आप मीडिया के साथी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपने कवर किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जिस समय ये बात वो कह रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा कैसा गुस्से से तमतमाया हुआ है। मतलब उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है कि जिन बच्चों पर तुमने पैलेट गन चलाई, जिन बच्चों पर तुमने, वो जो पुलिस के साथ में सिविल कपड़ों में जो लोग थे, वो बीजेपी आरएसएस के और जो बजरंग दल और ये तमाम इनके जो संगठन है, उनके जो गुंडे थे, जिन्होंने उन बच्चों की पिटाई करी और उसमें जो कील लगा रखी थी, लाठियों में आगे जो कील लगा रही थी, उनसे पिटाई करी, बच्चों के साथ में अभद्रता करी, हम सब जानते हैं, सबने देखा है। और जिस तरह से जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, उस सब पर माफी मांगने की बजाय, उस सब पर पछताने की बजाय, देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल की बात कर रहा है और सिविल डिफेंस की बात कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री जर्मनी के हिटलर की तरह ये जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं, और तमाम इन्होंने जो संगठन बना रखे हैं, उनमें जितने गुंडे हैं, और वो गुंडे जो पुलिस के साथ में इस आंदोलन में, जैन आंदोलन में, उन्होंने पुलिस से भी ज्यादा बर्बरता की, उन सबको भर्ती करके एक फोर्स बनाना चाहता है। इस देश के जो लोग हैं, जिन लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, हेल्थ सिस्टम बेहतर करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे, देश तरक्की करे आगे, उस तरह की व्यवस्था करे, बजाय उसे करने के, क्या प्रधानमंत्री के दिमाग में यह सब कुछ चल रहा है कि हिटलर की तरह एक फोर्स बना के जो भी मोदी के खिलाफ, जो भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कुछ भी कर रहा है, उसे घर से उठाएं, इन गुंडों की फोर्स बना के, इन गुंडों के माध्यम से एक घर से उठा लिया जाए, रास्ते में पकड़ लिया जाए, उनको मार दिया जाए, गायब कर दिया जाए, और या फिर जिस तरह के ये कैंप बनाए जा रहे हैं, इनमें, इन कैंपों में रखकर उन्हें यातना दी जाए, और उसके बाद उसी तरह से, उसी तर्ज पर कोई गैस चैम्बर बना दिया जाए और उसमें बंद करके लोगों को मार दिया जाए। क्या प्रधानमंत्री इस तरफ बढ़ना चाहता है? अगर इस तरफ बढ़ना चाहता है, जिसकी संभावना बहुत है, क्योंकि केवल ये चीज नहीं है, आप इसके साथ में एक और चीज को मिलाकर देखिए, और वो चीज ये है जो मैंने अभी ये कहा, इस बात को पुख्ता करती है कि इस समय भारत का जो संसदीय कार्य मंत्री है, हालांकि ये उसका स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, उसका काम नहीं है,
संसदीय कार्य मंत्री का यह काम नहीं है कि सरेआम जो बात उसने कही है वो बात कहे। यह काम गृह मंत्री का है। संसदीय कार्य का मंत्री का यही काम है कि संसद किस तरह से बेहतर तरीके से चले, उसको देखना उसका काम है। तो संसद तो चलने नहीं दी गई, संसद में तो बयान नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने आके। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहा है, जब ANI ने उसका इंटरव्यू लिया है, वो कह रहा कि कोई मरा तो नहीं है, एक भी व्यक्ति मरा तो नहीं है, एक भी व्यक्ति की हड्डी तो नहीं टूटी है, एक भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है। यह बात कह रहा है और कह रहा है कि इस पे दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। और यह कह रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हजारों लोग मरते जैसे मरे हैं। तो मैं किरण रिजिजू को बताता हूं और इसके माध्यम से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बताता हूं, गोधरा कांड किसने करवाया था? गोधरा कांड में कितने लोग मरे, किसने मरवाए? क्या देश जानता नहीं है? दुनिया जानती नहीं है? वहां पर किसकी सरकार थी? मुख्यमंत्री कौन था गुजरात में, जहां 2-2.5 हजार लोग मार दिए गए, मुसलमान विशेषकर रूप से मार दिए गए। और जिन लोगों ने मारे वो आज भी कैमरे पे आकर खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ हमने मारा और मारने में हमें बड़ा मजा आया। वही लोग। किसने मारे वो 2.5 हजार लोग? ये जो नोटबंदी करी, इस नोटबंदी में अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगते हुए 200 से ज्यादा लोग मर गए। किसने मारे ये लोग? कौन है इनका हत्यारा? है सरकार के पास जवाब? 13 महीने किसान आंदोलन चला। उस किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए। किसने मारे वो? किसकी वजह से मरे वो? अगर यही कानून पहले ही दिन वापस ले लिए जाते बजाय 13 महीने बाद, तो 750 किसानों की शहीदी नहीं होती, वो शहीद नहीं होते। गलवान में जो मरे, जो हमारे जो सैनिक के शहीद हुए, किसके राज में मरे वो? और उनकी शहादत के बाद देश का प्रधानमंत्री ये कहता है ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना कोई घुस आया है, और ना ही हमारी कोई भी जमीन किसी के कब्जे में। जिसके लिए जब सेना की बैठक हो रही कमांडो की, तो वो चीन के कमांडर ने कहा कि भी किसकी बात करो, तुम्हारा प्रधानमंत्री तो कह रहा हमारे पास तो कोई जमीन नहीं तुम्हारी। किसके उससे मरे हमारे जो सैनिक, जो 44 सैनिक पुलवामा में शहीद हुए इतनी बुरी तरह से, जिसके विषय में आज तक सरकार यह पता नहीं लगा पाई कि वो 350 किलो RDX कहां से आया, किसके समय में मरे है? इसका जवाब किसी के पास में? कोरोना काल में 45 लाख से ज्यादा लोग मर गए। कौन है इसकी जवाबदेही किसके पास है? किसके राज में मरे? लेकिन इस सब के बावजूद भी बेशर्म सरकार, ये केवल रिजिजू का स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट मानिए आप कि जैसे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, ये गृह मंत्री का स्टेटमेंट है, उसके मुंह से कहलवा रहे हैं, खुद की हिम्मत नहीं हो रही कहने की। इतने सब कुछ तुम्हारे समय में मारे गए हैं लोग। ये जो पहलगाम में लोग मरे, किसने मरवाए लोग? मैं तो आज भी खुल के कहता हूं ये बीजेपी ने मरवाए लोग। इसीलिए आज तक पता नहीं लगी कि कौन था उसके पीछे। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जब सरकार ने बाद में आके माना है कि 6 हमारे जवान उसमें शहीद हुए, किसके समय में मरे? कांग्रेस के समय में। तो एक बेहद ही बेशर्म सरकार, निहायत निकम्मी और कातिल सरकार, देश की जरूरतों से पूरी तरह से दूर सरकार का एक रवैया है। तो मैं सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, RSS को यह चेतावनी देना चाहता हूं, किसी भी हालत में इस तरह की घिनौनी कोशिश न की जाए। नहीं तो जो आपने अभी रूप देखा जंतर मंतर पर जैन जी का, इस देश में आंदोलन इससे भी कहीं बड़ा होगा। अब देश के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, 1 मिनट भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और अगर इस तरह की कोई भी घिनौनी कोशिश की गई, देश के लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बार सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तो मेरी देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, RSS को, सबको चेतावनी है, होश में होके काम करें, होश में होके।
देश तुम्हारा घिनौना और नंगा चेहरा पूरी तरह से देख चुका है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी में एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल इसमें सुनवाई करते हुए एक कमेटी बनाने की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक आईपीएस ऑफिसर, ऐसा भी बताया गया कि उनसे किसी ऑफिसर से उन्होंने बात की है कि आपको आपत्ति नहीं है, उनका नाम नहीं बताया और ठीक भी नहीं है उनका नाम बताना, लेकिन ऐसा बताया है कि उसकी जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से इतना ही आग्रह है, जब आप एक ये काम कर रहे हैं और देश को लग रहा है कि अब आप सरकार के दबाव से अलग हैं, देश के बच्चों को न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसी ईमानदार जज के नेतृत्व में ही यह कमेटी बनाना। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड एक बहुत अच्छे जज हैं, यह मेरा सजेशन है, इस बात पर विचार करें। जस्टिस ओक बहुत अच्छे जज हैं, अभी रिटायर हुए, ईमानदार जज हैं, उनको रखा जाए। और जस्टिस एस मुरलीधरन, जिन्होंने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया, गाजा में जो हत्याकांड किया जिसमें 20,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया इजराइल ने और 40,000 से ज्यादा बच्चों को बहुत बुरी तरह से उन्होंने घायल किया है। 1000 बच्चों के तो किसी का एक हाथ नहीं, किसी के दूसरा हाथ नहीं, किसी के दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं है, इस बुरी स्थिति में उन बच्चों की हालत है। और उन्होंने बड़ी जबरदस्त 100 पेज की रिपोर्ट दी है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देखें। तो ऐसे लोगों को, और आईपीएस में भी रिटायर्ड बड़े अच्छे ईमानदार आईपीएस हैं, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, तभी इसका कुछ लाभ होगा। जस्टिस एस मुरलीधरन साहब को उसमें रखा जाए, क्योंकि ईमानदार जज, अगर ईमानदार आईपीएस, ये लोगों की कमेटी बनेगी तभी उस कमेटी का कोई फायदा होगा, अन्यथा इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। बस इसी बात के लिए मैंने आप सारे साथियों को बुलाया है और मैं सरकार को जो मैंने चेतावनी दी है, मैं साथ के साथ एक सुझाव देना चाहता हूं इस देश के लोगों को। तैयार रहिए साथियों, बहुत मजबूती के साथ तैयार रहिए। ये इस समय बहुत ही डरी हुई, हालांकि डरी हुई पहले से भी है, मैं बार बार कहता रहा हूं, इस देश का प्रधानमंत्री निहायत ही कायर व्यक्ति है और कायर व्यक्ति के हाथ से जब सत्ता जाती है तो किसी भी हद तक गिर सकता है। अब वही स्थिति है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही लोगों को मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको कितने गिना दिए, कितनी हत्याकांड इनके समय में हुए हैं, सो कुछ भी कर सकते हैं। सो इसलिए देश के सभी लोगों को, विशेषकर तमाम बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे तमाम साथियों को, गांव शहर के तमाम साथियों को, तमाम जेनजीज जो है हमारे, उन बच्चों को बहुत सावधान रहना है और तैयार रहना है कि यह सरकार कुछ भी कदम उठा सकती है, हमें उसका मुकाबला करना है। मैंने पीछे एक वीडियो बना के डाला है, जैसे मैंने उसमें दिखाया है मैंने कि अगर किसी को कोई भी पुलिस वाला कभी भी कहीं से उठा कर ले जाए तो उसे कहां कहां उसकी इंफॉर्मेशन देनी है और सबसे पहले उसे यही काम करना है, जिसमें मैंने बताया है कि किसी को भी उठा के ले जाए तो किस व्यक्ति को उठाया गया है, कहां से उठाया गया है, किस दिन उठा के ले गई पुलिस, क्या तारीख थी, क्या दिन था, क्या समय था, कहां से उठा के ले गई, उस व्यक्ति का पूरा नाम पता जिसे उठा के ले गई, जो लोग जिस थाने से आए पूरे पुलिस की ड्रेस में थे, नहीं थे, वो जैसे भी थे, कौन लोग उठा के ले गए, इसका फैक्ट एक मैसेज बना के एक पेज पे लिख के कि इस आज तारीख को इतने इतने लोग आए और जबरदस्ती हमारे घर में घुस के, दुकान में, मकान में घुस के इस व्यक्ति को, जिसका पूरा नाम पता लिख के उठा कर ले गए, बिना हमें कोई एफआईआर दिए, बिना कोई कंप्लेंट दिए, बिना, जो भी पुलिस कभी देती नहीं है, उठा के ले जाती है, समझती है उसके बाप का राज है। तो ये सब मैंने दे रखा और इसमें ऊपर सबसे पहले लिखना है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दो, फैक्स करो,
ईमेल करो और उनका ट्विटर हैंडल है उस पर मैसेज करो। ये 3 जगह मैसेज करना है। और ठीक ऐसे ही पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे जिस भी राज्य का ये घटना है, जिस भी राज्य में उठा के ले जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं भी, वहां का जो डीजीपी है उसको भी फैक्स भी कीजिए, ईमेल भी कीजिए और साथ में जो है ट्विटर हैंडल पर भी उसके भेजिए। तीसरे नंबर पर जो है उस जिस राज्य में है, जिस जगह वो है, जिस कमिश्नरी में या मंडल में वो क्षेत्र उसका पड़ता है, उस मंडल का आईजी होता है, एडीजीपी होता है और डीआईजी भी होता है, उनको भी फैक्स कीजिए, ईमेल कीजिए और उनके ट्विटर हैंडल पर भेजिए। और जिस जिले में आप रहते हैं, जिसको उठा कर उस जिले का एसएसपी, यूपी में जैसे कई जगह हैं जिले को कमिश्नरेट कर दिया गया, तो कमिश्नर के यहां पर, जैसे दिल्ली है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, स्टेट है, तो वहां पे कमिश्नर है, दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर है, सीपी दिल्ली, उसको, तो इस तरह से, और जिले का है तो डीसीपी होता है। इन 4 लोगों को बाकायदा इनके नाम एड्रेस लिख के इनको फैक्स, ईमेल और ट्विटर हैंडल पर तुरंत तत्काल ये मैसेज भेजिए। पुलिस उठा के ले जाती है, घबराने की जरूरत नहीं। उससे मांगिए किस बात के लिए आया उठाना है, एफआईआर मांगो, उससे पेपर मांगो, किसी कोर्ट का आदेश है वो मांगो, डरने की जरूरत नहीं है।